देखिए, इस वीडियो में हम लोग हूवर का सिद्धांत पढ़ते हैं। ठीक है, ये आपका एग्रीकल्चर ज्योग्राफी पार्ट 7। ठीक है, तो इसमें हम क्या पढ़ेंगे? हूवर का सिद्धांत। तो जो आपके जैसे अलग अलग हमने पहले बेकर पढ़ा, सिंक्लेयर पढ़ा, है ना, ओलफ जोनासन पढ़ा, और अब आप हम पढ़ते हैं हूवर का सिद्धांत। ठीक है, तो पेन की टिप को देखिए। हूवर हूवर का सिद्धांत आर्थिक क्रिया का स्थानिक मॉडल कहलाता है। ये हूवर वही है जिन्होंने इंडस्ट्रियल लोकेशन की थ्योरी भी दी थी, लेकिन इन्होंने एग्रीकल्चरल ज्योग्राफी में भी अपनी थ्योरी दी है। ठीक है, तो हूवर का सिद्धांत किस नाम से जाना जाता है? आर्थिक क्रिया का स्थानिक मॉडल, स्पाटियल मॉडल ऑफ स्पाटियल मॉडल ऑफ इकोनॉमिक एक्टिविटी। ठीक है, इंग्लिश में इसको कहते हैं, और हिंदी में कहते हैं इसको क्या कि आर्थिक क्रिया का स्थानिक मॉडल। ठीक है, स्पाटियल स्पाटियल मॉडल ऑफ इकोनॉमिक एक्टिविटी। इन्होंने कब दिया था? 1948 में दिया था। और इसको ये डाइवर्सिफिकेशन ऑफ एग्रीकल्चर लैंड यूज भी कहते हैं। क्या कहते हैं? डाइवर्सिफिकेशन ऑफ एग्रीकल्चरल लैंड यूज। ठीक है, अब हूवर ने अपने सिद्धांत की व्याख्या हेतु 5 नगरों तथा 3 कृषि उत्पादों, जैसे 5 नगरों का इतना इंपॉर्टेंट नहीं है जितना ये 3 कृषि उत्पाद है कि कौन कौन से इन्होंने एग्रीकल्चर प्रोडक्ट लिए थे। ठीक है, हूवर ने अपने सिद्धांत की व्याख्या के लिए कौन से 3 एग्रीकल्चरल प्रोडक्ट लिए थे, उनके नाम आपको याद होने चाहिए। दूध, गेहूं और बीन्स। ठीक है, जो 3 कृषि उत्पाद दिए थे वो उनमें से कौन कौन से हैं? मेनली दूध, गेहूं और बीन्स। ठीक है, हूवर के अनुसार कृषि भूमि उपयोग सेक्टर्स के रूप में दिखाई देते हैं। देखिए, कोई आपको रिंग के हिसाब से पढ़ाया है, किसी ने जोन के हिसाब से पढ़ाया है, लेकिन ये क्या बोलते हैं कि सेक्टर के हिसाब से डिवाइड किए हुए हैं। ये भी याद रखने की जरूरत नहीं है। ठीक है, आपको ये फसलों के नाम जरूर याद रखना, कौन कौन सी सिलेक्ट की थी। तो इन्होंने क्या है, इनकी दो मेनली क्या बातें हैं हूवर की, जो ब्लैक पेन से लिखी है। देखिए, परिवहन व्यय में अंतर। एक तो ट्रांसपोर्ट कॉस्ट में अंतर है, ठीक है, कृषि उत्पाद की, और दूसरा कृषि उत्पादों या उपजों की सुभेद्यता, वल्नरेबिलिटी। वल्नरेबिलिटी मीन्स होती है कि वो कितनी जल्दी, एक तरीके से ना वल्नरेबल होता है कि कितनी जल्दी आप अगर जो हम एग्रीकल्चरल प्रोडक्ट की बात करें, कृषि उत्पाद की बात करें, तो हम कितनी जल्दी उसको यूज़ कर लें जिससे उसकी वल्नरेबिलिटी मतलब ख़राब ना हो, एक तरीके से वो वल्नरेबल ना हो जाए, चीज़ बेकार एक तरीके से ना हो जाए। ठीक है, तो कृषि उत्पादों की क्या तो वल्नरेबिलिटी है, और या कृषि उत्पादों की ट्रांसपोर्टेबिलिटी पर क्या इफेक्ट पड़ रहा है। ठीक है, तो ये चीज़ याद रखना कि उन्होंने ट्रांसपोर्टेबिलिटी और वल्नरेबिलिटी पर काम किया है, किसकी? एग्रीकल्चर प्रोडक्ट्स की। हूवर ने इनके आधार पर बताया कि आर्थिक मूल्य भूमि उपयोग निश्चित करने का प्रमुख भूमिका निभाती है। जैसे कि आर्थिक मूल्य क्या होता है? इकोनॉमिक रेंट। ठीक है, इकोनॉमिक रेंट कैसे डिसाइड होता है? कि आपका एग्रीकल्चर लैंड यूज जो है उसके हिसाब से होता है। ठीक है भाई, आपका इकोनॉमिक रेंट इन द सेंस ये नहीं कि आपको किराया दे रहे हो। इकोनॉमिक रेंट का मतलब दोनों बातें होती हैं, कि आप किराया भी दे रहे हैं, दूसरी बात ये होता है कि इकोनॉमिक रेंट में कि आप कितना अर्जित कर रहे हैं, कितना गेन कर रहे हैं। तो जितना आप गेन कर रहे हैं वो किस पे डिपेंड करेगा? भूमि उपयोग पर। लैंड यूज आप कैसे कर रहे हो, उसी हिसाब से इकोनॉमिक रेंट और इकोनॉमिक गेन डिसाइड होता है। ठीक है, कैसे करते हैं, तो यहाँ पर ये बात एक नॉर्मली आपको समझ में आ गई होगी क्या इंपॉर्टेंट है। अब कैसे निभाती है इस बात को देखिए, समझिए। यहाँ लिखा हुआ है दूध का आर्थिक मूल्य। दूध का हाँ, दूध का आर्थिक मूल्य, मिल्क का जो इकोनॉमिक रेंट है वो तेजी से घटता है क्योंकि जल्दी खराब होने वाली वस्तु है। ठीक है, समझिए इस बात को। बात क्या है ये देखिए, ये आपके पास मिल्क का एक पैकेट है, ऐसे देखिए, ये आपके पास मिल्क का एक पैकेट है। ठीक है, सपोज कीजिए आपके पास ये एक मिल्क का पैकेट है। ठीक है, इस पैकेट का आपने आज प्रोडक्शन किया है। आज डेट सपोज कीजिए 1 तारीख है, तो 1 तारीख को आपने इसका प्रोडक्शन किया। ये मिल्क आज शाम को 1 तारीख को ही, या मैक्सिमम टू मैक्सिमम दूसरा तारीख शुरू होने से पहले, ठीक है, ये ज़्यादा से ज़्यादा ये कह सकते हैं हम 1.5 दिन, ठीक है, 1.5 डे के अंदर अंदर कस्टमर चाहे कितनी ही दूर हो उस तक पहुंच जाना चाहिए। ठीक है, वरना क्या हो जाएगा? ये खराब हो जाएगा। ठीक है, तो यानी इसका आर्थिक मूल्य तेजी से क्यों घट रहा है? क्योंकि भाई अगर इकोनॉमिक रेंट या इकोनॉमिक गेन कमाना है तो इसमें ट्रांसपोर्टेबिलिटी फास्ट चाहिए हमको। तो लिखा भी है यहाँ पर, देखिए, फास्ट ट्रांसपोर्ट। ठीक है, क्यों? क्योंकि जल्दी खराब होने वाली वस्तु है, इसलिए इसका इकोनॉमिक रेंट या इकोनॉमिक गेन जो है वो तेजी से घटता है। ठीक है, तो इस वजह से क्या होता है, जो मिल्क का प्रोडक्शन होता है वो टाउन्स और सिटीज़ के पास किया जाता है। हमेशा देखा होगा आपने, जो मिल्क का प्रोडक्शन होता है वो सिटी और टाउन्स के आसपास ही किया जाता है, ताकि सिटीज़ जो होती हैं
या जो टाउन्स होते हैं, ठीक है, उसमें जल्दी से जल्दी मिल्क प्रोवाइड कराया जा सके। ऐसा थोड़ी ना होता है कि एमपी में जो दूध बन रहा है, ठीक है, वो जे.एंड.के जा रहा है, ऐसा तो नहीं होता। और ऐसा हो भी रहा है तो वो प्योर मिल्क नहीं होता, फिर उसमें काफ़ी चीज़ ऐड ऑन कर दी जाती हैं, ठीक है। तो यहाँ पर एक जनरलाइजेशन वाली बात की जा रही है कि मिल्क का जो प्राइस है, ठीक है, वो है तो बहुत अच्छा खासा, लेकिन वो तेज़ी से घटता है। प्राइस घटने का मतलब ये नहीं है कि उसको मिल्क सस्ता हो रहा है। प्राइस घटने का मतलब है कि उसका आर्थिक मूल्य जो है, उसकी इकोनॉमिक इम्पोर्टेंस, किसी भी चीज़ की इकोनॉमिक इम्पोर्टेंस की बात हो रही है। तो मिल्क की जो इकोनॉमिक इम्पोर्टेंस है वो तेज़ी से कम होती है। क्यों कम होती है? वक्त रहते अगर जो कस्टमर तक पहुंच गए तो पूरा अमाउंट है। वक्त ना रहने पर फिर कस्टमर के किस काम का वो उतने आधे रेट में भी नहीं लेगा कोई उसको, ठीक है। दूध का आर्थिक मूल्य वक्र तेजी से गिरता है, इसी वजह से जो इकोनॉमिक जो प्राइस का जो ग्राफ होता है मिल्क का, वो तेजी से गिरता है। कैसे गिरता है देखिए, ये जीरो है, हमने पढ़ते हैं। इसको जो नीचे वाला बेस है इसको हम एक्स एक्सिस कहते हैं, और जो ऊपर वाला बेस होता है इसको हम वाई एक्सिस कहते हैं। तो इसका ग्राफ जो है तेजी से कैसे गिरेगा, ऐसे देखिए नीचे की तरफ। क्यों? इसकी मतलब जो ग्राफ गिरने की बात होती है वो हमेशा ऐसे इस डायरेक्शन में होती है, ठीक है, जिस डायरेक्शन में एरो बना हुआ है मेरा इधर। तो आर्थिक मूल्य तेजी से क्यों गिरता है? क्योंकि वक्त रहते ही ये चीज़ पहुंचनी बहुत ज़रूरी है कस्टमर के पास, वरना खराब हो जाएगी, ठीक है। दूसरे पर आइए, बीन्स और गेहूं, अब इन दोनों की बात करते हैं। बीन्स और गेहूं का आर्थिक मूल्य वक्र मंद ढाल का होता है। मंद ढाल का क्यों होता है? ठीक है, गिरता ये भी है लेकिन थोड़ा सा मंद ढाल का होता है। लेकिन कैसा होगा? ये ऐसा होगा, देखिए हल्का हल्का सा। तो ढाल देखिए किस में ज़्यादा है, इस वाले में ज़्यादा है या इस वाले में ज़्यादा है? ये फिगर ए है, ये फिगर बी है। तो बी वाले का ढाल जो है थोड़ा सा मंद है, गिर ये भी रहा है लेकिन मंद है, इसका बहुत तेज है। क्यों मंद है ढाल? क्योंकि आप जानते हैं कि जो बीन्स और गेहूं है, बीन्स क्या होती हैं? जो फ्रांस बीन्स होती हैं उनकी बात की जा रही है, जो बीन्स की सब्जी बनती है। बीन्स और गेहूं ये ऐसी चीज होती है कि ये 2 दिन भी चल जाती हैं, 2.5 दिन भी चल जाती हैं अगर जो कस्टमर तक पहुंचने में। तो इनको कैसे भी करके आप फ्रेश जैसे तैसे रख करके कस्टमर को 2.5 दिन में भी पहुंचा सकते हैं, ठीक है। गेहूं तो सबसे लास्ट में आता है। गेहूं को तो आप चाहे एक हफ्ता भी ले लें तो भी खराब नहीं होगा। भाई आपके पास 2 बोरी भी गेहूं है, वो नहीं खराब होंगे, आप एक हफ्ता भी उनको स्टोर कर रख लो अच्छे से, बस पानी ना लगे, मॉइस्चर ना आए उनमें, है ना। लेकिन बीन्स का क्या है? बीन्स की कंडीशन कैसी है गेहूं के कंपैरिजन में, कि बीन्स ज़्यादा दिन नहीं टिक पाएंगी, ठीक है। बीन्स की जो कच्ची सब्जी होती है वो ज़्यादा दिन नहीं टिक पाएगी। इस वजह से इसका आर्थिक मूल्य और गेहूं का आर्थिक मूल्य गिरता तो है लेकिन तेजी से नहीं गिरता, ठीक है। बस यही बात की गई है। तो अगर जो ये कहते हैं हुबर कि अगर हमने तीनों फसलों को रीअरेंज करना हो सीरियल वाइज, कि किसका वक्र तेजी से गिर रहा है, किसमें फास्ट ट्रांसपोर्ट चाहिए, तो कैसे काम चलेगा? तो जाहिर सी बात है, देखिए सबसे पहले मिल्क पे जाएगी बात, ठीक है, तेजी से गिरता है और फास्ट ट्रांसपोर्ट चाहिए। दूसरे नंबर पर बीन्स पर, ठीक है, हाँ तेजी से गिरता है लेकिन इतना तेजी से नहीं गिरता कि नुकसान ही हो जाए। 2 दिन लग जाए तो कोई दिक्कत नहीं है, सब्जी बच जाएगी, खराब नहीं होगी। वीट में चाहे 10 दिन भी लग जाए, 15 दिन भी लग जाए बोरी को पहुंचने में, या बोरी में अगर जो एकदम सेफ है तो महीनों महीनों भी टिक जाता है ना। तो सबसे लास्ट में इसको रखा गया है। तो आप समझ रहे हैं पैटर्न क्या चल रहा है यहाँ पर? ये आप अपना इस चीज़ को समझ गए होंगे, ठीक है। तो इसमें हमने हूवर का ये जो एग्रीकल्चरल थ्योरी थी वो कंप्लीट की है, ठीक है। अब देखिए, अब क्या आता है आपका इजार्ड का सिद्धांत। तो जो वॉल्टर इजार्ड थे, इनका आपने इंडस्ट्रियल लोकेशन में भी पढ़ा है और सेम इनका एग्रीकल्चर में भी है योगदान, ठीक है। देखिए सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट पहली लाइन है, पेन की निब को देखिए, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इनकी थ्योरी का नाम क्या है? लोकेशन एंड स्पेस इकोनॉमी। क्या है? लोकेशन एंड स्पेस इकोनॉमी। कब दिया था? 1956 में। और दूसरा क्या है? मेथड ऑफ रीजनल एनालिसिस, ठीक है, ये 1960 में दिया था। ये ईयर आपको याद रखने हैं दोनों के, ठीक है, ये थोड़ा इंपॉर्टेंट है। इजार्ड की दोनों बुक का नाम है लोकेशन एंड स्पेस इकोनॉमी, ये सॉरी थ्योरी का नाम है लोकेशन एंड स्पेस इकोनॉमी, और मेथड एंड रीजनल एनालिसिस, ठीक है। ये दोनों ही याद रखने हैं आपको। इजार्ड का मेनली किसमें योगदान है? प्रतिस्थापन सिद्धांत इन्होंने दिया था। प्रतिस्थापन होता है सब्सटीट्यूट, किसी भी चीज का सब्सटीट्यूट, ठीक है, वो दिया था इन्होंने। अपने सिद्धांत का विकास वॉन थ्यूनेन, लॉश, बेकर के प्रारूपों को शामिल करके दिया। इट मीन्स इनका सिद्धांत किस चीज के कॉम्बिनेशन से बना हुआ है? वॉन थ्यूनेन, लॉश, बेकर, इन सब से, ठीक है। याद होती है लाइन तो ठीक है, वरना कोई जरूरत नहीं है। इजार्ड ने बेकर के परिवहन श्रम लागत, देखिए इजार्ड ने क्या क्या किया था? बेकर का काम किस पे था? परिवहन और श्रम पे, ठीक है। एग्रीकल्चर की बात हो रही है यहाँ पर, एग्रीकल्चर में परिवहन और श्रम लागत। हूवर का बाजार पूर्ति हूवर का बाजार पूर्ति क्षेत्र, ठीक है, ये हूवर का यहाँ तक हो गया बस खाली। लॉश का बाजार क्षेत्र का विश्लेषण, ये हो लॉश का हो गया।
को अपने सिद्धांत में स्थान दिया। किसने? इजार्ड ने। तो इजार्ड ने बेकर का परिवहन श्रम, हूवर का बाजार पूर्ति क्षेत्र और लॉश का बाजार क्षेत्र का विश्लेषण, इन चीजों को साथ करके अपना सिद्धांत इजार्ड ने दिया। ठीक है। दूसरा देखिए, इसमें इंपॉर्टेंट सबसे ज्यादा जरूरी लाइन क्या है कि इजार्ड ने आधुनिक कृषि को उद्योगों के समतुल्य माना। मींस जो मॉडर्न एग्रीकल्चर है वो इंडस्ट्रीज के इक्वल है। ये बात बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा कि इजार्ड ने क्या कहा था कि जो मॉडर्न एग्रीकल्चर का भी टाइम आएगा वो इंडस्ट्रीज के इक्वल होगा। क्यों होगा? क्योंकि उद्योगों की तरह कृषि में भी परिवहन के साधन, कम लागत तथा सस्ते श्रम का प्रभाव उद्योगों की तरह दिखाई देगा। जैसे इंडस्ट्रीज में हम लोग लीस्ट ट्रांसपोर्ट चाहते हैं ना, कि ट्रांसपोर्ट, तो इसमें देखिए क्या है कि एक तरह से ये कहा जा रहा है कि जिस तरह से इंडस्ट्रीज में कोई भी इंडस्ट्री हो, ठीक है, ट्रांसपोर्टेशन और लेबर, ठीक है, और लो कॉस्ट, ये चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट होती है। सेम एग्रीकल्चर में भी आने वाले टाइम में ट्रांसपोर्टेशन, लो कॉस्ट और लो लेबर जो होती है ना, लेबर कॉस्ट, वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होगी। ये बात किसने कही थी? इजार्ड ने। तो इस चीज़ को ध्यान रखना। इस प्रकार इजार्ड ने भूमि उपयोग में उद्योगों एवं कृषि के विभिन्न रूपों को आपस में समाहित किया। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि किसने भूमि उपयोग में, यानी जो एग्रीकल्चरल लैंड यूज है उसमें उद्योगों को और कृषि को आपस में कॉम्बिनेशन किसके बताया, एक तरह से समाहित किसने किया था? वॉल्टर इजार्ड ने। इनका पूरा नाम है वॉल्टर इजार्ड। ठीक है। तो अब आप इस चीज़ को अच्छे से एक बार फिर से पढ़िएगा तो ये आपको क्लियर हो जाएगा। ठीक है, एक लाइन में मेन मेन चीज़ आपको पता चल गई होगी इसमें मुझे क्या पढ़ना है क्या नहीं पढ़ना। सो आपके ये 2 थ्योरीज इसमें कंप्लीट होती हैं। ठीक है। अब नेक्स्ट में हम लोग क्या करेंगे, एक देखिए गेम थ्योरी होती है जिसे क्रीड़ा सिद्धांत कहते हैं। संस्कृत का वर्ड है क्रीड़ा। क्रीड़ा जो है संस्कृत का वर्ड है, हिंदी का नहीं है। क्रीड़ा मतलब होता है खेलना, तो इसको इंग्लिश में बोलते हैं गेम थ्योरी। ठीक है, ये पढ़ेंगे। मॉडर्न थ्योरीज ऑफ एग्रीकल्चर लोकेशन क्या क्या हुई हैं। मॉडर्न थ्योरीज आपने वॉन थ्यूनेन, इजार्ड, ये तो पुरानी थ्योरीज हैं। मॉडर्न थ्योरीज कौन कौन सी एग्रीकल्चर लोकेशन की। ठीक है, और उसके बाद हम पढ़ेंगे पोलर एंड एंटी पोलर थ्योरी। ठीक है, बस फिर आपका ये मैक्सिमम पोर्शन कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है, ओके।